हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है। ये जो चैप्टर है, आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास जो है 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। क्लास 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है, 7 जो है स्टार्ट हो गया है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, पेपर 2 क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी होगी। और सिलेबस कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, कल से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 17 सितंबर से। लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा फॉर्म, और साथ ही प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम आपका जो है 1 दिसंबर को हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो इसी वजह से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर देनी है, जिससे जो है अभी से जब आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तभी जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है कवर करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है राजा और उनके राज्य, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको 5 बजे मिलती है, तो डेली ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो है सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी जैसे 7वीं शताब्दी आई, तो जो बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, वो क्या हुआ, अस्तित्व में आ गए। राजा लोग प्रायः जो है उन्हें अपने मातहत जो है या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में जो है हाजिरी लगाएं, और जो है उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, यानी जो सैनिक होते हैं उनकी सुरक्षा भी करें। अधिक जो है सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत जो है महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का जो है एक उदाहरण दक्कन में जो है राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से जो है इनकार कर दिया। उन्हें जो है यानी उसे हराया और हिरण्यगर्भ में जो है नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे जो है याजक जो है जन्मना जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा जो है क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी वो क्षत्रिय नहीं होते थे, उसके बाद भी जो ये अनुष्ठान कराया जाता था, तो वो उसी में मान लिए जाते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में जो है उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी जो है राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर जो है कंदम जो है मयूर शरणम और जो है गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत जो है पैसों को छोड़कर शस्त्र को जो है यानी सशस्त्र को अपना लिया, और क्रमशः जो है कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन, यानी राज्यों में प्रशासन कैसा रहा। इन नए राजाओं में से कईयों में महाराजधिराज और जो है इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपलब्धियां धारण की, लेकिन जो है यानी त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह से अन्य भारी भरकम उपलब्धियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, यानी उतने बड़े वो उन्होंने उपलब्धियां धारण की थी, उसके बावजूद भी जो है वो साझेदारी किया करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको जो है अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को जो है लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने
सॉरी माफ़ करिएगा, क्योंकि प्राप्त करने वाला जो है भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व जो है व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है 400 कर, ये क्या था इसके बारे में समझते हैं। तो जो 400 कर है, इसमें तमिलनाडु में जो है शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के जो है कारों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक जो है उल्लिखित कर है वे वेट्टी, जो नकद की बजाय जो है जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कम जो है कदमाई, यानी कि जो है भू राजस्व थे। मकान पर जो है छंजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार जो है हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कर थे जिनका उल्लेख इसमें मिलता है। आगे चलते हैं। ये संसाधन राजा की जो है व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को जो है लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी, यानी वंशानुगत पीढ़ी चलती रहती थी। सोना में भी जो है सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन जो है ओहदों पर होते थे, यानी जो सैनिक होते थे उनमें भी वंशानुगत चलता रहता था। अब बात करते हैं प्रास्तियां और भूमि जो है अनुदान, इस पर बात करते हैं। प्रास्तियों में जो है ऐसे जो है ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रास्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो है भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ होता था ये। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में इसी पर लिखा जाता था। अब बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें जो है कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अगर आपसे पूछा जाए वृहद जो है संस्कृत काव्य कब रचा गया, तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, किसके बारे में, तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है उसमें। इसे कल्हड़ नामक एक जो है रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तियों के लेखकों से भिन्न जो है वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह जो है असाधारण ग्रंथ था। अब बात करते हैं धन के लिए युद्ध, इसके बारे में समझते हैं कि धन के लिए युद्ध जो हुआ उसके बारे में। आपने जो है यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वंशनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, गुर्जर जो है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली जो है लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। पक्ष जो थे 3 थे, इसी वजह से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत ही अधिक संपन्न होते थे, क्योंकि मंदिर जो होते थे उनसे वहाँ पर उनको ज़्यादा जो है धन मिल जाता था। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान से जो है गजनी का जो है महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने जो है धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित जो है होकर
उपमहाद्वीप पर 17 बार जो है हमला किया। उसका निशाना था कि संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो है को धन उठा ले गया। ठीक है, महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक जो है वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले जो है दूसरे राज्यों में जो है चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर से और अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है गढ़वालों से जो है टक्कर लेनी पड़ी, क्योंकि वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल जो है 1992 में उसके हाथों हार गया। ठीक है, 1991 में जो हुआ वो तो हरा दिया, लेकिन 1992 में जो हुआ उसमें वो हार गए। अब बात करते हैं कि चोल राज्य जो है नज़दीक से एक नज़र, इनके बारे में समझते हैं। इसमें जो है कहा गया कि कावेरी डेल्टा में जो है मुठियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो है मातहत थे। उरियार जो है चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलय ने 9वीं सदी के मध्य में जो है मुंडियारों को हराकर जो है इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ जो है तंजावीर शहर और जो है निशुंभ सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, ये जो है ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका जो है उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा जो है बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने जो है इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन की भी पुनर्गठन किया। राजराज के जो है पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने जो है गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ हमला किया? श्रीलंका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, इन देशों पर उसने हमला भी किया। अब बात करते हैं भव्य मंदिर और कस्य जो है मूर्तिकला, इसके बारे में। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए जो है तंजावुर और जो है गंगईको चोलपुरम के बड़े मंदिर जो है स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चोल मंदिर जो है अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित जो है मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर जो है सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जो है जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, क्योंकि मंदिर में जब लोग बनवाते थे तो उनको पैसे भी दिए जाते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती थी और सांस्कृतिक लोग जो है अपने धर्म का भी पालन करते थे। चोल कस्य प्रतिमाएं जो है संसार की सबसे उत्कृष्ट कस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है भक्तों की भी बनवाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई, इसके बारे में समझते हैं। कृषि और सिंचाई जो है चोलों की जो है कई उपलब्धियां कृषि में भी हुई, नए जो है विकासों के माध्यम से संभव हुई। ठीक है, गौर कीजिए कि कावेरी जो है नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी जो है
उलझती हैं, जिससे जो है किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में जो है कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, जो तटबंध होते थे उनको बनाया जाता था, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 जो है फसलें उगाई जाती थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर एक साल में 2 फसलें भी उगाते थे लोग। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में जो है कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जो है सरोवर जो है वो बनाए गए। ये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई के काम में योजना की जो है ज़रूरत होती थी, जो श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना और यहाँ तक जो यह तय करना कि पानी का जो है बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो है दिलचस्पी दिखाई। ठीक है, अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा रहा इस पर। इसमें जो है यार जो साम्राज्य प्रशासन है वो कहा गया कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यानी जो किसानों की बस्तियां होती थी उनको क्या कहते थे, उर कहते थे, जो है संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस गांव के जो है इस तरह के गांवों के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडु के जो है कामकाज में अच्छा खासा जो है नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी जो है भूस्वामियों को चोल राजाओं ने जो है सम्मान के रूप में जो है मुवेदुवेलन अरियार जो है जैसी उपलब्धियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य की पद सौंपा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी सम्मान के रूप में जो है ने ये उपलब्धियां दी और जो है केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य की पद सौंप दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भूमि के प्रकार। जो है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन जो है वगाई, यह है गैर ब्राह्मण की जो है भूस्वामी की भूमि, यानी जो गैर ब्राह्मण किसान होते हैं उनकी भूमि को क्या कहते हैं, वेलन वाई। ठीक है, और जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि वह कहलाती है ब्रह्मदेव। ठीक है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि वो कहलाती है साला भोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। फिर कहा गया मंदिर और उपहार में दी गई भूमि, जो इसको क्या कहते हैं, देवदान या फिर तिरुनम ढक्कनी, ये कहा जाता है टक्कनी। और साथ में जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि ये कहलाती है पल्ली जो है चंदम। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो है पल्ली चंदम कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि गैर ब्राह्मण किसान जो है स्वामी की भूमि क्या कहलाती है, तो पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। अब जो है इसमें कहा गया कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि में जो है अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, यानी जो दान में दी जाती थी भूमि। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में जो है ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई, क्योंकि उनको दान में मिलने लगी भूमि तो आकर के अपना रहने लगे। प्रत्येक ब्रह्मदेय की जो है देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सत्ता द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत जो है कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय जो है शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर जो है ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में जो प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के जो है चिंगलपुट जिले के जो है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का जो है सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की जो है सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न जो है समितियां होती थी। इसमें जो है सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम जो है ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे।
और किसी छोटे लड़के को हर जो है समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, उसमें जो है रख दिए जाते थे। अब बात करते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। इसमें जो है कहा गया जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है उनके पास जो है अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से जो है 70 के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो है भूस्वामी यानी जहाँ पर जो है वसूला जाता था, ये है अभिलेख और लिखित सामग्री। तो ये था पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट है क्योंकि थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है बोरिंग लगती है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे जो हैं शब्द हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से 2 बार इसको रीड करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर वाइज जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी की बुक से लाइन उठा उठा करके जो है दी जा रही हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ बनाए जा रहे हो, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और इसी से सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाने हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी आपको रीड करनी होगी तभी जाके पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 था जो पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें जो है सीधी यही जो था राज्य प्रशासन कैसा रहा, ठीक है, तो इन्हीं सब बात जो है टॉपिक के बारे में था इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये क्लास डेली आपको 5 बजे मिलती है, तो आप डेली ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग संडे को जो है पीवाई के क्वेश्चन भी करने वाले हैं एसएसटी के, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।